नमस्कार दोस्तों, आज मैं जेएनयू आया हूँ या कह सकते हैं क्लिक इंडिया जेएनयू आया है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश चौधरी साहब और डॉक्टर प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आज हम कई तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो देखा जाए तो देश में एक ज्वलंत समस्या की तरह ही बने हुए हैं। हम बात करेंगे धनखड़ साहब की मिमिक्री को लेकर, बात करेंगे राम मंदिर को लेकर, बात करेंगे लाल सलाम को लेकर और बात करेंगे जेएनयू कैसे बदल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि कभी देखा जाए तो शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राजनीति का गढ़ रहा है और आप संसद में भी देख रहे हैं, यहाँ से कई युवा चुन कर भी बाद में भारत को एक तरह से राजनीतिक रास्ता भी दिखाए हैं। और संसद में क्या हो रहा है कि उपराष्ट्रपति साहब की, जो कि वयोवृद्ध भी हैं, 72 सालों की उम्र है, तजुर्बेकार हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, अब फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री की जा रही है और सारे सांसद बेशकीमती वोट से को हासिल करके और संसद में जो सांसद चुन के जाते हैं वो एक तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्या लगता है आपको, देश के युवा क्या सोच रहे होंगे इसे लेकर? देश का युवा ये सोच रहा होगा कि ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो वीडियो बना रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक सांसद, तृणमूल कांग्रेस का सांसद, वो देश के उपराष्ट्रपति, तो देश में ही नहीं दुनिया में एक पहचान होती है उपराष्ट्रपति, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के बिल्कुल अंदर। सर। और आप उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, तो ये उनको ही शर्म आनी चाहिए। और दूसरी शर्मनाक बात उन लोगों के लिए है जो उसकी वीडियो बना रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, वो उसको रोक सकते थे। लेकिन हो सकता है राहुल गांधी को उसमें बहुत बड़ा यादें संजो रहे हो, कुछ ऐसा लगता हो। यादें क्या समझेंगे, वो तो सदन चलाते हैं, वो उपराष्ट्रपति साहब हैं, सदन चलाते हैं, राज्यसभा को चलाते हैं, तो यादें तो उसमें बहुत सारी हैं, तो देख लेंगे उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि किसी को टारगेट करना और इस प्रकार से टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं माना जा सकता है। और राजनीति बहुत बुरे स्तर से गुजर रही है इस समय, जो मुझे लगता है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष अपनी फ्रस्ट्रेशन में तमाम तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर को कहता है। प्राइम मिनिस्टर को लेकर के बहुत सारे कार्टून्स बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर तमाम सारी चीजें बनाई जाती हैं। 100 से ऊपर गालियां पार हो चुकी हैं। क्यों करी जाती? इस देश के प्रधानमंत्री का दोष क्या है? नरेंद्र मोदी जी का दोष क्या है? उनका दोष यह है कि वो गरीबी से निकल कर आए। उनका दोष यह है कि वो गरीबी से निकल कर आए हैं और पिछड़ी जाति से निकल कर आए हैं। उनका क्या ये दोष है कि वो एक चाय बेचते बेचते इस देश की राजनीति के अंदर सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं? ये उनका दोष है क्या? अरे ये दोष नहीं है, खूबसूरती है देश की डेमोक्रेसी। अगर आप देश के प्रधानमंत्री, जो कि ऐसे तबके से निकल कर आया है, और अगर आप उसके बारे में अनर्गल आलाप करने लगते हैं, अनर्गल बातें करते हैं अपनी बैठकों में, अपनी मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज के अंदर, तो ये किसी भी हद तक कभी भी इसको सही नहीं कहा जा सकता है। और बार बार आप देखेंगे कि चुनावी राजनीति में विपक्ष को मुक्की खानी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जैसे ही कोई शब्द बोला, गलत शब्द बोला गया, जनता उस पर रिएक्ट करती है। और उस रिएक्शन का परिणाम आप देखिए। अगर राजस्थान में राहुल गांधी जी उस तरह के भाषण के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोलते, उल्टा उस शब्द को मैं बोल भी नहीं सकता, तो हो सकता है कि चुनाव का परिणाम कुछ और हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार कांग्रेस की बन जाती, परंतु परिणाम में कुछ बदलाव जरूर होता, सीटों में कुछ अंतर पड़ता, सीटों में जरूर अंतर होता। लेकिन क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जनता को लगता है कि वो मेरा अपना घर का हिस्सा है ना। बहुत लंबे समय के बाद देश की राजनीति के अंदर ये दौर देख रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। एक लंबे दौर के दौर विनोबा भावे, गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये जो लीडर्स थे, ये जनता को कनेक्ट करते थे।
जनता को कनेक्ट करते थे, जनता के अंदर वो जीते थे। बहुत सालों के बाद इस देश का ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिले, जो प्रत्येक देश के नागरिक के दिल में है ना। जैसे स्वामी राम तीरथ ने कहा ना कि एक राष्ट्र की परिभाषा जो है वो भारत के हिसाब से है कि जो व्यक्ति चलता है तो भारत भी चलता है। उसी तरह से जो देश की जनता सोचती है उसी को नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी की सोच और जनता की सोच एक जैसी हो जाती है। और इसलिए इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं वो हमेशा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में विपक्ष की हालत क्या हो जाती है वो आपको ये 2-3 चुनावों में आराम से दिख रहा हो। कांग्रेस कहते हैं कि राहुल गांधी बड़े ही बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, और वो भी जनता को जीतते हैं, जनता के बीच से ही हैं और जनता को समझते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बारी डिबेट हुई, तो उस डिबेट में अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे अनटचेबिलिटी, असफर्शता, मुझे तिरस्कार वो किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने झेला है। तो राहुल गांधी जी को कारपेंटर के पास जाने की जरूरत है, पर नरेंद्र भाई मोदी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करके आए, है ना। उनको सफाई, कपड़े साफ करने वाले या झाड़ू मारने वाले हमारे सफाई बंधु, सफाई कर्मचारियों के पास जाने की आवश्यकता है, पर नरेंद्र मोदी जी को आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि उन्होंने अपने जीवन भर किया क्या है, उतना संघर्ष में जीवन उनका रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब कल्पना करके देखिए, स्वयं एक गरीबी में जन्म लेते हैं, बड़ा परिवार होता है, उस परिवार का कैसे संचालन हो रहा है, क्या उनको करना पड़ रहा है, प्रचारक होते हैं तो प्रचारक जीवन में वो क्या कर रहे हैं, कई सारे उनके चित्र निकल कर आते हैं जहां वो सफाई कर रहे हैं, परिवार बर्तन मांज रहे बहुत सारा। हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं राहुल गांधी को किताबों में पढ़ करके समझते हैं, राहुल गांधी उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर जाकर के वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी को उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना उनको जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता, वो खुद ही है। अरे वो खुद ही पिछड़े समाज से हैं, कारपेंटर भी पिछड़े समाज का हिस्सा है। वो पिछड़ों की फीलिंग को जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं, इसीलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े हैं इस समय, ये बड़ी बात है ना। तो और खुद प्राइम मिनिस्टर पिछड़े समाज के, है ना, तो उनको कहीं इन पे सब जाने की जरूरत नहीं। और तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं, अभी विश्वकर्मा जी के नाम पर एक योजना शुरू करी नरेंद्र मोदी, तमाम सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर के जो प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं वो किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारा हुनरमंद स्कीम्स किसके लिए है, ये सब उसी समाज के लिए जहां राहुल गांधी अब जा रहे हैं। और मोदी जी ने उसको 5 साल पहले पॉलिसी बना करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बहुत सारे हुनर हाट लगते हैं देश भर के अंदर, जहां पर उनको आर्थिक रूप से संपन्नता आ रही है उनके जीवन में, है ना। तो दोनों के काम करने के तरीके में अंतर यही है, वो उसको पढ़कर समझने की आवश्यकता पड़ रही है, ये तो खुद ही भोगा हुआ है उस सारी चीजों को। एक बड़ा सवाल सर इसमें से निकल कर आ रहा है, एक अध्यापक, एक प्रोफेसर बहुत ही बारीकी से चीज़ों को जानता है, समझता है। राहुल गांधी जब संसद के सीढ़ियों के पास जो मिमिक्री हो रही थी, उसके पहले वो खड़े थे, अचानक पता नहीं उनको क्या सूझा, पॉकेट में से मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राहुल के पास आसपास कोई एक सलाहकार तक नहीं था, या लोग सलाह नहीं दिए, इस चलते उन्होंने ये गलती कर दी, या फिर अन्य मामलों में जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर बढ़ई का कारपेंटर रोल में जो दिखे, सलाह से कांग्रेस की रणनीति के तहत ये सब किया गया, और वहाँ सलाहकार नहीं थे संसद में, इसलिए वो गलती कर बैठे। क्या ओवरऑल सर उनकी रिकॉर्डिंग को कैसे, क्योंकि ओवरऑल ये भारत की जनता इस पर काफी कोपित है, काफी गुस्से में राहुल गांधी, और ये बचकानी हरकत। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री पद के लिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी कोई नेता नहीं है। नेता होते तो उनको समझ होती इस चीजों की समझ भी बहुत जरूरी है ना। जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा कर रहे हैं, फूलपुर के चुनाव में वो जाते हैं और जाकर वहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़े अटल जी, उस चुनाव में जाकर के अटल जी की तारीफ करके चले आते हैं।
पहला चुनाव लड़े अटल जी। जी, और जब जीते वो दूसरे चुनाव के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर जवाहरलाल नेहरू गए और जाकर के उनकी प्रशंसा करके चले आए, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था वो हार गया कांग्रेस कैंडिडेट, और अटल जी जीत गए। राजनीति इस दौर की थी, समझ की राजनीति थी। राहुल गांधी जी बेसिकली अभी मैच्योर ही नहीं हुए। कारण क्या है कि ये राजा रानी का जमाना अब नहीं रहा देश के अंदर, है ना, कि इंदिरा जी चली गई तो राजीव गांधी चले आए, राजीव गांधी हैं तो सोनिया गांधी आ गई। ये सब अब नहीं चलने वाला देश में। देश की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, बहुत उसको समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं, इनको समझ ही नहीं है। एक काल कोठरी बन जाती है, और काल कोठरी बना करके चेहरा होता है किसी का, चीज़ें कुछ और चल रही हैं, जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं होता। जितनी भी स्कीम्स कांग्रेस पार्टी, जितनी भी सारी भारत जोड़ो, ये तमाम सारी की जो ड्रामेबाजी करी इन लोगों ने, इसमें से जनता को क्या लाभ मिला? क्या जनता को कुछ मिला? जनता की कुछ बात हुई? नहीं हुई। इसका मतलब सारा का सारा शो तो फ्लॉप ही रहा ना। अगर चुनावी राजनीति में भी सिर्फ देख लिया जाए तो कर्नाटक को छोड़कर कहाँ पर इनको अच्छा इनको मिल पाया? हिमाचल में तो बदलाव होता ही था। कई बार तो घोषणाएं ऐसी कांग्रेस कर बैठी कि जीडीपी कम पड़ जा रही थी और उनके योजनाओं के, है ना, वो ज्यादा। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में एक लेफ्ट का जो धड़ा है ना, उसने कांग्रेस की अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी रही है, उस आइडियोलॉजी को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, खूब पढ़ता हूँ, कांग्रेस भी पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, बीजेपी भी पढ़ानी पड़ती है, आरएसएस भी पढ़ाना पड़ता है, तो समझ में आती है सब चीज़ें कि भाई क्यों कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस का बुरा हाल इसीलिए है क्योंकि वो कांग्रेस की अपनी जो रियल आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे ही नहीं चल रही। पूरे का पूरा डोमिनेशन ही लेफ्ट का हो चुका है। आप सोचो कि कितने बुरे दिन है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग रहा इस देश का, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी को उसके फेवर में बात करनी पड़ती है। क्या जरूरत है बात करने की? अगर आप बात करोगे, आप देश को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ना। पर सर, कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे कहाँ है? हिंदुत्ववाद जो राष्ट्रवाद के करीब थी 1985 के बाद जो कांग्रेस की स्थापना हुई, हुम साहब ने जो की, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद से दूर हो गई, अब तो आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। कांग्रेस को जो जिन्ना और क्या नाम है इसका, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान, इतने बड़े लीडर्स थे, इन्होंने क्यों क्या आरोप लगाया पता है आपको? कांग्रेस को 18 तक तो कांग्रेस पे आरोप लगाता रहा कि ये हिंदुत्व है, ये तो हिंदुत्व की बात करती है जी, ये सिर्फ हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों को लेने देने नहीं। 18 के बाद उसमें चेंज आता है और कहते हैं कि तो मुसलमानों के प्रो हो गई है। आज गालियां दिलवाई जा रही हैं सनातन को, ठीक है नहीं, कर्नाटक से। तो ये एक दौर रहा है इनके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो रियल आइडियोलॉजी थी, जिसके अंदर गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, गांधी खुद राम को डिफाइन कर रहे हैं कि राम इस देश के लिए क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कोई बीमार हो जाए तो राम नाम का जाप करने से ठीक हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ, आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ। उनकी किताब है राम नाम, उस किताब के अंदर उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, उन्होंने राम का कॉन्सेप्ट बताया। ये भी तो कांग्रेस है, वो भी तो कांग्रेस थी ना। लेकिन जब आज़ाद हुई, देश आज़ाद हुआ, तो गांधी ने तो कहा था समाप्त कर दो इसको, लेकिन ये इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गांधी के लेगेसी को लेकर चल रहे हैं आगे। तो लेगेसी क्या लिया आप? एक शाहबानू जैसी औरत है, उसको मेहनत वो मिल जाए कि उसको क्या कहते हैं, उसको अपने गुजारे के लिए गुजारा भत्ता मिल जाए, उसको लेकर के भी कानून बना दिया कि ना मिले, क्योंकि मुसलमानों को वोट लेना है ना। आप ये सोचिए कि इस देश में हुआ क्या है। विश्व हिंदू परिषद 64 में बनती है, उसके बाद इस देश का नैरेटिव बदलने लगता है। नहीं तो हिंदू की बात करना अपराध है, हिंदू की कोई बात नहीं कर सकता। 78-84 का दौर देखिए, हिंदू की बात नहीं कर सकता था। विश्व हिंदू परिषद और संघ विचार परिवार ने पूरे के पूरे को केंद्र में ला के रखा कि राजीव गांधी को भी जाकर देवराव बाबा के जाकर पास जाना पड़ा, उनको भी जाकर के संतों महंतों के जाकर के चरण वंदन करना पड़ा। अब तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राम मंदिर में जा रहे हैं सर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राम तो सबके, या जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता ही नहीं जाएंगे। लेकिन बुलाया तो क्या है, तो क्या ये राम का अनादर करने के लिए तैयार है? विश्व हिंदू परिषद विचार परिवार में संघ क्या मानता है? संघ कोई समाज में संगठन नहीं, संघ तो समाज का संगठन है। तो संघ सोचता है सब ऐसे हो जाएं, और संघ क्या सोचता है? संघ तो देशिक विचार को सोचता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात ही तो सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात ही तो सोचता है, सब वैसे हो जाएं।
ऐसा संगठन बनना, ये तो संघ की सोच है, यही तो हेतु है जी। अब उसमें तो कांग्रेस पार्टी भी आती है, उसमें सारे ही आते हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो ये तो जरूरी था सबको निमंत्रण देना, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। उनको लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने तो कभी किसी को भेद माना ही नहीं ना। जो हम है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। यही तो भारत का हिंदुत्व का चिंतन है। हिंदुत्व इससे भिन्न नहीं है। हिंदुत्व ही एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसी को अपने से अलग नहीं करती, वो सबको साथ में ले चलने की बात करती है। और वो भले ही विरोध कर रहे हैं हमारा, भले ही राम को काल्पनिक बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, हिंदुत्व की जो पूरी विचारधारा है, हिंदुत्व का जो विचार है, वो भारत का सनातन का विचार है। और सनातन का विचार तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र पर बेस्ड है। इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मंदिर में जानना चाहता है वो जाए, उसको जाना भी चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं। सबके राम है ना। मैंने पुस्तक लिखी सबके राम, उन्होंने उसमें बताया कि किस तरह से एक जंगलों के अंदर जो समाज रह रहा है वो भी राम मंदिर के लिए समर्पण करने आ रहा है। जो सेवा बस्तियों में लोग रह रहे हैं वो भी राम मंदिर के लिए समर्पण करने आ रहे हैं। एक अरबपति आदमी भी राम मंदिर के लिए समर्पण कर रहा है और एक रोड पर रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी राम के लिए समर्पण कर रहा है। ये राम है, यही रामत्व है, यही देशत्व है। रामत्व ही देशत्व है, देशत्व ही हिंदुत्व है। ये तीनों चीजें भिन्न नहीं है, यही सनातन है, यही सनातन। इस सनातन को समझ लीजिए तो समझने के बाद तो फिर आपके लिए कोई है ही नहीं, अंतर ही नहीं। और इसलिए हमारे लिए किसी से कोई भिन्नता नहीं है। कोई मल्लिकार्जुन खड़गे हमको क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कह रही है, राम को उन्होंने क्या कह दिया, क्या क्या नहीं कहानियां कही राम के बारे में, प्रभु के बारे में, वो कुछ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, जो समझदार नहीं है उसको समझदार बनाना चाहिए। उसको हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा तो उसको हिंदुत्व समझ में आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितना हिंदुत्व की क्रिटिसिज्म किया, लेकिन हमने नहीं उनको अपने मन में कोई मैल रखा। इस सवाल से जुड़ा एक सवाल आ रहा है कि जो कि खास तौर पे भारत के अधिकांश जनता के मन में इसको लेकर भ्रम है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जबकि मेरा ये मानना है कि, या कई बार आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया भी, इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लियर किया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बढ़ नहीं रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। आप कहते हैं भारत पद निरपेक्ष राष्ट्र है। अब ये तीनों का जो एक भ्रमजाल है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप सर, थोड़ा सा भ्रम को। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत की परंपरा जो है, उसकी जो संस्कृति है, वो हिंदुत्व की संस्कृति, सनातन की संस्कृति है। इसलिए उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुत्व के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति मानने लगे, ऐसे समाज का संगठन करना, ऐसे समाज को बनाना, ये हेतु हो सकता है। लेकिन ये कहना कि हिंदू राष्ट्र नहीं है और उसको राष्ट्र बना रहे हैं, तो वो चीज नहीं। सारे इस देश में रहने वाले हिंदू हैं। पूजा पद्धति उनकी बदल सकती है, पर उनमें तत्व एक है, वो हिंदू का तत्व। मतलब खान भी हिंदू हैं और हम मान क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सब हिंदू। बट अगर हम सब हिंदू कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि पूजा पद्धति बदल जाने से कोई गैर हिंदू नहीं हो जाता। भारत में जो इंसान रह रहा है वो सब हिंदू है। सब मतलब यहाँ कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, कोई मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। तत्व सब में एक है ना। पूजा पद्धति आपने बोला, पूजा पद्धति केवल भिन्न है उनकी। पूजा पद्धति के बदल जाने से कोई गैर हिंदू नहीं हो जाता। उसके मूल्य नहीं बदल रहे ना, उसके अंदर का परोपकार का भाव नहीं बदल रहा ना। वसुधैव कुटुंबकम का विचार कहाँ बदल रहा है? जब क्रिकेट का मैच अजरुद्दीन खेलता था तो क्या उसके मन में आता था कि मैं मुसलमान हूँ, लाओ पाकिस्तान को जितवा देता हूँ? नहीं आता था ना। भाव एक है तो इंसान भाव एक है। पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है। और एक चीज बता दूं, पूजा पद्धति का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो रिलीजन है। धर्म होने के लिए अलग परिभाषा है, रिलीजन होने के लिए अलग परिभाषा है। रिलीजन होने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। एक किताब चाहिए होती है, एक उसका प्रवर्तक चाहिए होता है, उसको शुरू करने वाला चाहिए होता है, और एक तरह की पूजा पद्धति चाहिए होती है। वो रिलीजन हो जाता है। और धर्म तो अलग ही है ना। और हिंदुत्व तो धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी सब रिलीजन है।
सारे सेमेटिक रिलीजन है, सब अब्राहमिक रिलीजन है। लेकिन अगर ये खान इसी बात को अगर ये कहे कि भारत में सारे मुसलमान हैं क्योंकि पूजा पद्धति एक ही है, तो फिर आप इसको कैसे? कहाँ पूजा पद्धति एक है? जैसे हमारे हिंदू का जो पूजा पद्धति है वैसे मुसलमानों में अगर नहीं है। different हो, भावना नहीं। भावना एक ही है जैसा आपने बताया। हम कह रहे हैं तत्व सब में एक है। इस चीज को भी कह सकते हैं ना? कहाँ कह रहे हैं वो? नहीं, अगर कह सकते हैं तो क्या आप मान लेंगे? कहे ना, वो कहे ना, कहलाओ ना। बड़ी बात कह रहे हैं आप उनसे कहलाओ ना। डॉक्टर साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा मैं हूँ। वही कह रहा हूँ ना, उनसे कहलवाओ ना एक बारी। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे सर? नहीं कहेंगे क्योंकि वो कारण उनके क्या हो अंदर, सकता उनके देखो वो रिलीजन है जी। और रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन में हमेशा एक श्रेष्ठता का विचार होता है, एक सुप्रीमेसी का विचार होता है। जी वो कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो कहेगा कि जो हिंदुओं की जो पूजा पद्धति है ये श्रेष्ठ नहीं हो सकती, हमारी पूजा पद्धति श्रेष्ठ हो सकती है। पर हिंदू नहीं कह सकता ऐसा। हिंदू क्यों नहीं कहता बताओ मुझे? हिंदू धर्म क्यों है? हिंदू धर्म इसलिए है, आप देखिए उसमें शैवाचार्य भी हैं, उसमें वैष्णवाचार्य भी हैं, उसमें शाक्य भी हैं, उसमें आकारवादी भी हैं, उसमें निराकारवादी भी हैं, उसमें आस्तिक भी हैं, उसमें नास्तिक भी हैं और सब एक जगह रहते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। पूजा पद्धति तो सबकी अलग है ना, सुपरमेसी नहीं है, राइट। टीके तक अलग है। ये जो टीका लगाते हैं, माथे पे टीका लगाने का तरीका तक अलग है, वेशभूषा तक अलग है इन सारे पंथों की, पर सब एक सीमेंट से जुड़े हुए हैं। उस सीमेंट का नाम हिंदू है, हिंदुत्व है। मुसलमान उसका हिस्सा हो जाए, हमको क्या गुरेज है? हम तो कह रहे हैं ना कि वो भी एक तरह की पूजा पद्धति है। वो हम पूरब की तरफ सूर्य को आते दे रहे हैं, वो पश्चिम में बैठ करके, दक्षिण में बैठ करके पूजा करे ना, दिक्कत क्या है? लेकिन तत्व सब में एक माने, वो किसी का विरोध ना करे, वो सर्वे भवंती सुखिना के मंत्र को जाप करता रहे, वो इस देश की फिलॉसफी के, इस देश की जड़ों के साथ जुड़ा रहे। जो जड़ है वो हिंदुत्व का जड़ है। उस तत्व को अगर छोड़ दोगे और तब फिर दिक्कत करोगे, जैसे वो भी कह रहा है ना वो ओवैसी का भाई कि 5 मिनट 15 मिनट दे दो तो सब कुछ खत्म कर देंगे। कभी हिंदू ने कहा क्या इस बात को? आप इतिहास उठा के देखिए, हिंदू ने कभी नहीं कहा। विश्व हिंदू परिषद ने भी क्या कहा? हमेशा ने हिंदू संगठन की तो बात करी ना। क्यों हिंदू संगठन की बात करी? संघ ने हिंदू संगठन की बात क्यों करी? उसको महसूस हुआ कि अगर हिंदू संगठित होता तो ये मुट्ठी भर लोग आकर के हमारे को गुलाम थोड़ी बना पाते। ये जो प्रशासनिक गुलामी हमारे पास रही, स्वतंत्रता रही, सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं रही देश के अंदर। संस्कृति तो चिरंतर हिंदू संस्कृति थी। संस्कृति अपनी एक चिरंतर खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज में अपना, हम सब उसके बिंदु हैं। ये तत्व है, संघ का तत्व है। संघ का गीत तो वर्षों से संघ का स्वयं गाता आ रहा है। तत्व सब में एक, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हिंदू नहीं मानता। इस देश में हिंदू कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसने परिभाषा मुसलमान की परिभाषा दी, उसने क्रिश्चियन की परिभाषा दी, इसलिए हमको कहना पड़ा कि हम सनातनी हिंदू। अन्यथा वर्षों जरूरत नहीं पड़ी इस नाम की भी। आप प्रश्न करते हैं ना, मीडिया के लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द तो कुछ ही वर्षों पहले आया हुआ है। कोई कहता है 100 वर्ष, कोई 200 वर्ष। ये हजारों वर्ष का अगर पहचान हिंदू है, वो कभी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करने की आवश्यकता पड़ी? इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इस देश के अंदर दूसरा कोई था ही नहीं ना। सबके पूजा के तरीके अलग थे। कोई नीम के पेड़ में एक पत्थर रखकर उसको टीका लगाकर उसकी पूजा करने लगता है, कोई पानी में पूजा करने लगता है, कोई कहाँ का, अलग अलग गांव का ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता। हम हवन करते हैं सुबह तो कहते हैं ना, स्थान देवता है स्वाहा, ग्राम देवता है स्वाहा, है ना, कुल देवता है स्वाहा। हमने देखा है क्या? या उनको कोई मंदिर है क्या? नहीं है। लेकिन उनके प्रति हमारे अंदर आस्था है और कोई संघर्ष नहीं है। कोई संघर्ष नहीं है कि लक्ष्मी जी का संघर्ष, विष्णु जी का संघर्ष उस कुल देवता के साथ हो जाए, नहीं है।
वहां है। वहां तो जो मोहम्मद साहब को मान रहे हैं वो कहते हैं कि नवासे को क्यों मान रहे हो उनके। इमाम हुसैन को जो मान रहे हैं वो अलग हो गए। इमाम हुसैन को जिसने पैगंबर मान लिया वो अलग पंथ हो गया उसी के अंदर, विद इन मुस्लिम। जो मोहम्मद साहब को मानते हैं वो अलग पंथ हो गया। और दोनों में संघर्ष है। इवन धर्म गुरु जो हुए, उन धर्म गुरुओं को जिसने मान लिया, कोई बरेलवी हो गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया, उनमें संघर्ष है, समरसता नहीं है। मस्जिदें अलग अलग। कभी आपने सुना कि दलितों के लिए मंदिर अलग हो गया और हिंदू और दूसरों के लिए मंदिर अलग हो गया? नहीं है ऐसा। सबके लिए एक ही मंदिर है, एक ही प्रकार की पूजा पद्धति है, एक ही प्रकार की सारी चीजें, और सब आनंद ले रहे हैं। किसी हिंदू का मन है कि मैं नारियल चढ़ाने से मुझे भगवान प्रसन्न हो जाए, चढ़ाओ। किसी का मन है नहीं चढ़ाना, नहीं चढ़ाओ, कोई बात नहीं। पर ईश्वर है, उसके एकत्व को महसूस कर रहे हैं सारे। और कोई सुप्रीमेसी नहीं है, कोई सर्वोच्चता का विचार नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू तो हमेशा समावेशी रहा है, उसने हमेशा इंक्लूसिव रहा है, उसने हमेशा सबको अपने साथ शामिल किया। ये जो 18-19 करोड़ मुसलमान, इनको इस देश से बाहर नहीं फेंका जा सकता, ये संभव नहीं है। इसी देश में उनको 19 करोड़ लोगों को रहना है, 18 करोड़ लोगों को रहना है। लेकिन इस देश के मूल्य, इस देश के तत्व, इस देश के विचार को मानना पड़ेगा। इस देश की परिभाषा, इस देश की जो 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 आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो हिंदुत्व की पहचान है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा, इन सब से हटके सर एक आपसे सवाल है। राष्ट्रीयता को लेके जेएनयू के मैटर पे बाहर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो जेएनयू कल तक लाल सलाम की बात करता था, जो जेएनयू कल तक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता था, जो जेएनयू अफजल के शर्मिंदगी की बात कर रहा था, आज वो बदल रहा है। एक जेएनयू प्रोफेसर होने के नाते आपने जेएनयू काफ़ी करीब से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या किस बदलाव किस रूप में देख रहे हैं? सर बदल रहा है या फिर बाहर बस यूं ही? मैं कह रहा हूँ, जिस जेएनयू को आप देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, जिस जेएनयू को मैं नहीं देखा। जेएनयू से 2001 से मेरा संपर्क है, तो मैं यहाँ शिक्षक नहीं था। जेएनयू में एक धड़ा है, छोटा सा धड़ा था वो, जो इस तरह की बातें करता था। अब नहीं है। और वो सारा धड़ा आज के समय में अपने आप को अलग महसूस करता है और इस धारा में नहीं है वो। तो वो धड़ा अभी भी है, बट वैचारिक परिवर्तन हो गया है। वैचारिक परिवर्तन उसका नहीं हुआ है, वो है नहीं, यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं आता, नई सिस्टम के अंदर वो अपनी बात नहीं कहना चाह रहा। कुछ छिटपुट होता रहता है, घटनाएं होती रहती है। वो छोटे थोड़े लोग हैं, सारा जेएनयू ऐसा नहीं है। अरे निर्मला सीतारमण जी भी उसी समय की है यहाँ पर, आज फाइनेंस मिनिस्टर है देश के विदेश मंत्री भी यहीं के हैं। इस देश की आईएएस मशीनरी के अंदर, आईएएस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर यहीं के हैं, जेएनयू के। वो उसी समय के हैं। तो ये कहना कि सब जगह लाल सलाम था, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग थे, चीजें बदली हैं। कुछ लोग थे जो गड़बड़ करते थे, अब वो नहीं करते, क्योंकि देश के अंदर एक सरकार ऐसी बनी है जो भारत के दैशिक चिंतन को प्रमोट करने का काम कर रही है। मतलब बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बदलाव हो नहीं रहा, बदलाव हो गया है। यही नहीं, देश भर की यूनिवर्सिटीज में हो गया। देश भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर आज कम से कम हिंदुत्व को लेकर चर्चा तो हो रही है, बात तो हो रही है। आप मेरा इंटरव्यू लेने तो आ गए, नहीं तो मीडिया की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इन विषयों पर बात कर ले किसी प्रोफेसर के साथ। हम कहना भी चाह रहे हैं तो हमारी बात नहीं। ये तो सर सिरे आपको जाता है, बहुत बेबाकी से आप बात रखते हैं, तो मेरे को क्लिक इंडिया कोशिश करता है कि इस तरह की बातें बाहर आए प्लेटफॉर्म पे। बेबाकी से इसलिए बात रखता हूँ क्योंकि मैं अध्ययन करके बात करता हूँ। इस देश को समझिए, इस देश को जानिए, ठीक है? इस देश को तो जानो। बाकी मीडिया से क्लिक इंडिया हटके है, इसलिए हमारा स्लोगन है मीडिया पर न्यू इंडिया। तो हमारी कोशिश ये है कि जो सच्चाई है वो चाहे कितना भी रिस्की हो, हम अपने प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर परवेश चौधरी का हम बात करने के लिए आए हैं कि आप सर क्या बता रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, सच्चाई पता चले।
बिल्कुल, जेलों में पहले कभी रहा है ऐसा, कुछ लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे और उनको एक रिकॉग्निशन मिलता था क्योंकि सरकारें उनको सपोर्ट करती थी। कांग्रेस की सरकारें सपोर्ट करती थी। हमेशा इस देश में रहा है कि कांग्रेस पावर में रही, एकेडमिक्स को संभाला लेफ्ट के लोगों ने, और वो सारा चलता था पूरे देश के अंदर, और वही चला है देश के। यहाँ जेएनयू में भी वही चलता था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वही चलता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही चलता था, सब जगह वही चलता। डॉक्टर साहब, पहले की सरकारों पे आरोप ये लगता रहा है कि अनसंग हीरो को उन्होंने हमेशा हिडन रखा। जो फिलहाल महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है खासतौर पे, वर्तमान में मोदी सरकार अनसंग हीरो को काफ़ी उभार रही है, एक व्यापक फलक पर लेकर आ रही है। क्या जेएनयू भी इसके लिए कुछ कोशिश कर रहा है कि अपने सिलेबस में इन अनसंग हीरोज को स्पेस देने जा रहा है या दे रहा है? जेएनयू जब आप आए होंगे जी तो आप देखेंगे कि जो रोड के नाम्स हैं उनके पास प्लेट्स लगी हैं, बिरसा मुंडा रोड, जी, डॉक्टर अंबेडकर रोड, जी, ये सारे क्यों बनाया गया? इस देश में आज़ादी के बाद तो अगर फ्रीडम फाइटर की बात करी जाए तो नेहरू ही फ्रीडम फाइटर थे। जी, थोड़ा बहुत क्रेडिट गांधी जी को दे देते थे लोग, फिर फ्रीडम फाइटर इंदिरा गांधी बन जाया करती थी, है ना। यानी कि सारे जो लीडर्स थे वो जो कांग्रेस के जो एक काल कोठरी के लोग थे वही लीडर्स थे। इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट के लोगों ने ही भगत सिंह को आतंकी तक लिखवा दिया, है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि देश की आबो हवा देश के लोगों ने बदली, और इसलिए बदली क्योंकि उनको लगा कि हमारे बीच का हमारे जैसा व्यक्ति कोई सत्ता में आ रहा है। आप समझ रहे हैं? अंबेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि स्व संबंध और पर संबंध। अंबेडकर की ही तरह मोदी स्व संबंध के साथ जुड़ा हुआ, पर संबंध के साथ नहीं जुड़ा। समझ, बेसिक डिफरेंसेस इन सब चीजों के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। देश को जानना चाहिए कि महावीरी देवी कौन थी, जिसने जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अंग्रेजों को काट के मार दिया। कौन से समाज की थी? वो वाल्मीकि समाज से आती, जो सफाई का काम करते। लोगों को मालूम होना चाहिए कि दक्षिण के अंदर रानी चिन्नम्मा एक हुआ करती थी, उसने क्या काम किया। बरफुकन के बारे में असम के अंदर लोगों को मालूम होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि वहां दक्षिण के अंदर बैठे हुए लोगों ने क्या काम किया। इस देश में हुआ है ना, गिने चुने लोगों को ही आगे। उधम सिंह के बारे में कितने लोग जानते थे आज से पहले? नहीं जानते। इवन अंबेडकर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज है भाई, अंबेडकर को केवल एक ही एंगल से देखा जाता था कि अंबेडकर दलित नेता है। इस गवर्नमेंट ने अंबेडकर के इतने सारे पक्ष रखे और ये बना के प्रस्तुत कर दिया कि अंबेडकर क्या थे। इसी तरह से तमाम सारे अनसंग हीरोज जो छोटे छोटे गांवों से निकल कर आए, जिन्होंने काम किया। मेरे अपने एक आर्टिकल में मैंने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के नाम बताए, जो जब 42 के अंदर भारत छोड़ो के बात हुई, उसमें मेरठ में क्या लोग कर रहे थे, मेरठ के जो वहाँ के किसान थे उन्होंने क्या काम किया था, अंग्रेजों के खिलाफ उनको जेल में जाना पड़ा। बिहार में 2 लोगों को गोली मार दी गई, उनके बारे में लिखा। तमिलनाडु में रेल के पटरी उखाड़ दी कुछ लोगों ने, उनके बारे में लिखा। के नाम थे पर उनके बारे में जानता ही कोई नहीं था, पता ही किसी को नहीं कि कौन लोग थे। भैया जी दानी के बारे में कौन जानता था? कोई नहीं जानता। कुछ आरएसएस के लोग थे, जो आरएसएस के लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उनके नाम छिपाने थे कांग्रेस के लोगों ने, उनको छिपाया गया, है ना। ये सारे काम किए गए। मैंने बताया, मैंने कहा भी आरएसएस की क्या भूमिका रही है आजादी की लड़ाई में? बड़ी भूमिका निभाई गई। तमाम सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो संघ के कार्यालयों में रुकते थे, संघ के लोगों के घरों में रुकते थे जाकर के, जिसके अंदर जयप्रकाश जैसे लोग थे, अरुणा आसफ अली जैसे लोग थे। दिल्ली के अंदर प्रांत संघ चालक के घर में रुके थे, है ना। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं हुई।
अच्छी बात है, आज कम से कम लोग जानना चाह रहे हैं और उनको अंदर एक गौरव का महसूस होता है, अरे हमारे गांव से भी कोई फ्रीडम फाइटर था, वो जानते हैं उसको, उनको एक अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। सर, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर प्रवेश चौधरी, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं, विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हिंदुत्ववाद या हिंदू राष्ट्र की बात की, राम मंदिर की बात की, और जेएनयू कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद से जो चीज़ें जुड़ी हैं, जेएनयू में जो चीज़ें बदल रही हैं, उस पर बात की और बहुत बेबाकी से अपनी बात उन्होंने रखी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।